सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3 को, जो कि है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। पहले में हम लोग देखने वाले हैं सीगल के बारे में और दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि यंग सीगल के बारे में, जो कि लेज पर अकेला था। लेज का अर्थ हुआ एक नैरो का अर्थ हुआ जिसका विथ यानी कि चौड़ाई जो है वो कम हो। हॉरिजॉन्टल सरफेस जो कि किसी वॉल या फिर किसी क्लिफ से बाहर निकला हो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लिफ को, मतलब कि चट्टान को। जो इस सीगल के दो भाई बहन थे वो उसे एक दिन पहले ही जो है उड़ान भरना शुरू कर दिए थे, मतलब इससे पहले ही उड़ना सीख गए थे। इसको बहुत ज़्यादा डर लगता था। ये जब कोई भी जो है हिम्मत इकट्ठा करके जाता था, दौड़ करके किनारे पे लच के और उड़ने की कोशिश करता, तो इसके आंखों के सामने आया था कि यार ये जो समुद्र है ये कितना मीलों दूर तक फैला हुआ है। उसको देख करके ये डर जाता। इसको ऐसा लगता कि मानो इसके जो विंग्स है वो इसका साथ नहीं देंगे। इसलिए ये जो है पीछे मुड़ता और वापस से जो एक लिटिल होल, मतलब एक छोटा सा होल था जहाँ पे वो रात बिताया करता था, उसी में चल जाया करता था। ये होल कहाँ पे था? तो उसी लेज पे जो है कहीं पर था, मतलब पत्थरों के बीच में। इसके छोटे भाई बहन तक जो है उड़ना शुरू कर दिए थे, लेकिन ये जो है अभी भी हिम्मत इकट्ठा नहीं कर पा रहा था उड़ान भरने के लिए। इसके पेरेंट्स जो है इसको बुलाते हैं श्रीली, चिल्लाते हुए, अपब्रेडिंग, डांटते हुए और थ्रेटिंग, धमकाते हुए कि जब तक तुम इस लेज से नहीं उड़ोगे तब तक तुम्हें भूखा रहने दे दिया जाएगा। अब ये जो है फिर भी डर रहा होता है और वहाँ से नहीं मूव करता है। 12 घंटे बीत जाते हैं, अभी भी जो है कोई इसके पास तक नहीं आता है। पूरा दिन ये भूखा रहता है। इसके पेरेंट्स जो है इसके भाई बहन के साथ उड़ते हैं, उनको जो है सिखा रहे होते हैं कि कैसे उड़ा जाता है, कैसे स्किम का मतलब हुआ कि जो वेव्स हो गए, जो लहरें हो गई, उसके ऊपर से कैसे जो है पास से जो है उड़ा जाए, कैसे जो है फिश के लिए नीचे डाइव किया जाए, ये सब सिखा रहे होते हैं। फिर वो अपने बड़े भाई को देखता है जिसने अपना पहला हेरिंग, जो कि एक फिश है, उसको पकड़ा रहता है और एक रॉक पर खड़े होकर उसको खा रहा होता है। उसके पेरेंट्स उसके आसपास में रहते हैं और उसको जो है प्राउड कैकल का अर्थ हुआ कि खिलखिला कर हंस रहे होते हैं, मतलब एक मानो कि उसको बोल रहे होते हैं कि शाबाशी दे रहे होते हैं कि उसने अपने पहले फिश को पकड़ा। और जो इसका पूरा फैमिली था वह दिन के वक्त में जो क्लिफ के अपोजिट में बड़ा प्लेट्यू था वहाँ पर चले जा रहे थे और ताना मार रहे थे कि देखो वो कितना ज़्यादा कायर है कि वह जो है अभी तक उड़ना नहीं सीखा। और दिन के वक्त में जो धूप उसके ऊपर पड़ता तो ऐसा लगता कि मानो उसको गर्मी फील आ रहा है, क्योंकि उसने रात भर से कुछ नहीं खाया था, तो एक तरह से उसको कमजोरी सा हो गया था। फिर वो जो है उस लेज के किनारे पे चला जाता है, वहाँ पर जो है एक पैर पे खड़ा हो जाता है, आँख को अपने बंद करता है, जिसमें से अपने एक आँख को खुला रखता है और देखता है कि कहीं सभी लोग उसकी तरफ जो है देखें, उसको नोटिस करें। वह सोने की तक की जो है प्रिटेंड करने लग जाता है, मतलब एक दिखावा करता है कि वो सो सा गया है, लेकिन फिर भी कोई उसको नोटिस नहीं करता है। उसके जो दो भाई बहन थे वो बगल का जो प्लेट्यू था वहाँ पर खेल रहे थे। उसके जो फादर थे वो प्रीनिंग कर रहे थे, मतलब कि अपने फैदर्स को मेंटेन कर रहे थे। उसकी माँ ही एक थी जो कि उसकी तरफ देख रही थी। इसकी माँ जो है प्लेट्यू पर थोड़ी सी ऊंचाई पर बैठी रहती है। वह जो है फिश का टुकड़ा तोड़ती हैं, उसको नीचे रख करके अपने जो बीक है उसको रॉक पर जो है रगड़ने लग जाती है, जिससे कि वो अपने बीक को जो है शार्प कर पाए। ये जो है देखता है फुड को, एकदम से पागल हो जाता है, मतलब मानो उसको लग रहा था कि कब उसे खाने को मिल जाएगा। यह जो है गा 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 करके मतलब क्राई करता है, एक तरह से मानो कि रोने के जो है उदास आवाज़ में बोलता है। उसकी माँ जो है गौ को आह जो ऐसे करके बोलती है, एक डेरिसिवली, मतलब कि एक ऐसे मैनर में वह बताती है कि देखो तुम कितने बेवकूफ़ हो। और फिर वह जो है वापस से जॉयफुल स्क्रीम में जो है कुछ देर बाद जो है बोलता है, मतलब थोड़ा खुश होकर बोलता है। फिर उसकी माँ जो है उड़ते हुए उसके पास तक आती है और उसके पास आकर के जो है एकदम वो नीचे नहीं बैठती है, वो थोड़ा किनारे पर ही उड़ रही होती है। यह ट्राई करता है लेने के लिए उस मछली के टुकड़े को, लेकिन ये देखता है कि वो आगे तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा भूखा रहता है कि यह जो है थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फिर उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे वह जो है थोड़ा और आगे जैसे ही बढ़ता है उसकी माँ हल्का सा और ऊपर उड़ जाती है, मतलब थोड़ा सा और दूर चली जाती है और वो खाने की उस पागलपन में जो है नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। जब वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो उसमें से एकदम स्क्रीम चिल्लाता है वो, और फिर वो देखता है कि वह जो है हवा में उड़ रहा होता है। उसके जो पंख है वो खुल चुके रहते हैं और वो उड़ रहा होता है। अब इसको उड़ने से डर नहीं लगता है, बट हाँ ये हल्का थोड़ा डिजी फील करता है, मतलब कि मानो चक्कर सा आना, इसको ऐसा फील होता है। वह फिर अपने पंख को जो है उसको फ्लैप करता है और वो देखता है कि वो ऊपर उड़ने लग जाता है। फिर वो अपने माँ से कुछ बात करता है, उसकी माँ उसके पास आती है। वह जब चिल्लाया हुआ रहता है तो उस समय उसके जो पिता है वह आवाज़ सुन के उसके पास आते हैं। उसके जो दो भाई बहन थे वो भी उसके पास आते हैं और करवेटिंग, मतलब कि मानो जैसे घोड़े छलांग लगाते हैं ना, उसी तरह वो हवा में ऊपर नीचे से इसके पास उड़ने लग जाते हैं। बैंकिंग का अर्थ हुआ कि जब जो पंछी वो इस टाइप से उड़ रहे हो, मतलब कि एक जो उनका पंख है वो ऊपर की तरफ रहे और एक पंख जो है थोड़ा नीचे की तरफ रहे।
और तीसरा है सोरिंग एंड डाइविंग। सोरिंग का मतलब हुआ कि ऊपर बहुत ऊंचाई पर उड़ना, और डाइविंग का अर्थ हुआ कि नीचे जो है, जो एक लोअर लेवल पर आ जाना, वेव्स के पास में जैसे कि नीचे डाइव किया जाता है। वो अपने डर को बिल्कुल ही भूल चुका था और वो उड़ान भर देता है। वो देखता है कि जो हरा समुद्र था वो बहुत दूर तक फैला हुआ था। यहाँ पे हरा समुद्र इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो विजिबल होंगे, मतलब कि दिखाई पड़ रहे होंगे इसलिए। दूसरा ये कि वहाँ पर वो जो है रिजेस देखता है, मतलब कि जो छोटे छोटे चट्टान जो पहाड़ की तरह होते हैं उन सबको वो देखता है, और वो एकदम खुशी से चिल्ला उठता है। उसके बाद उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उन सबको देखता है कि वो सब कहीं ग्रीन फ्लोरिंग पर बैठे हुए थे। ग्रीन फ्लोरिंग यहाँ पे कहा गया है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स तैर रहे होंगे ऊपर, उसी पे वो बैठे होंगे। अब इसको भी वो लोग बुलाते हैं कि तुम भी नीचे आओ। ये वहाँ पर जाता है और जैसे ही ये बैठने की कोशिश करता है, ये देखता है कि ये जो है नीचे की तरफ डूबने लग जाता है। फिर वो उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास बिल्कुल ही ताकत नहीं था कि वो उड़ पाए, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था अब तक। अब ये जो है वहाँ पे एकदम स्थिर फिर खड़ा रहता है और देखता है कि वो डूबने लग जाता है अंदर, लेकिन जैसे ही पानी उसके पेट को टच करती है, उसके बेली को टच करती है, वो डूबना बंद कर देता है। फिर वो ऊपर ही तैरने लग जाता है। ये सब देखते हैं उसके पेरेंट्स, उसके जो भी भाई बहन थे, और सब इसको जो है प्रशंसा करते हैं इसकी, और उसके बाद इसको जो है खाने के लिए भी देते हैं, जो कि ये डॉग फिक्स के कुछ टुकड़े। और इस तरह इसने अपने पहले उड़ान को भरा। तो ये था पहला पार्ट का स्टोरी, जो कि है सीगल के बारे में। सेकंड पार्ट का स्टोरी थोड़ा मिस्टीरियस है, उसके अंदर हम लोग देखेंगे एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। तो आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टोरी आता है, जो कि था ब्लैक एरोप्लेन। इसमें कहा गया है कि रात का वक्त था, आसमान एकदम साफ था और बिल्कुल भी काले बादल नहीं थे। उस वक्त इस कहानी के जो कैरेक्टर हैं वो अपने जो डकोटा एरोप्लेन है उससे जो है कंट्री साइड से होकर के, मतलब कि जो ग्रामीण इलाके हैं उसके ऊपर से होते हुए जो है फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे। मतलब फ्रांस से वो कहाँ जा रहे थे, इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उनका जो है हॉलीडेज़ था और इसलिए वो सोचते हैं कि वो अपने फैमिली के साथ जो है हॉलीडेज़ वो बिताना पसंद करेंगे। वो घड़ी में टाइम देखते हैं, सुबह के 1:30 बज रहे होते हैं। वो जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं कि जैसे ही सिटी आएगा तो उस समय वो जो है पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करेंगे। सिटी जैसे ही उनको दिखता है, बहुत ज़्यादा लाइट दिखने लग जाते हैं, तो उनको लगता है कि बड़ा सिटी आ गया। इससे वो जो है फिर कॉल कर देते हैं जो पेरिस कंट्रोल रूम है, और उसे कहते हैं कि वो जो है डकोटा DS-088 है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ से आता है आंसर वो रेडियो से कि हाँ DS-088 हम आपको सुन सकते हैं, आपको जो है वेस्ट की तरफ 12 डिग्री घूम जाना है। उसके बाद वो बोलते हैं ओवर। अब ये जो अपना कंपास चेक करते हैं, मैप देखते हैं, उसके बाद फिर जो है अपना जो सेकंड फ्यूल टैंक था उस पर स्विच करते हैं, जो कि उनके जो डकोटा एरोप्लेन था उसका सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक था। फिर वो जो है उड़ान भरने जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो जो है उतने फ्यूल में आराम से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वो कहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है और वो जो है सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त तक अपने घर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो पेरिस, जो कि फ्रांस में है, वहाँ से 150 किलोमीटर आगे तक बढ़ाते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके सामने जो है बहुत घने काले बादल थे। वो बोलते हैं कि वो तो ऊपर से जा नहीं सकते हैं उतना ऊपर से उड़ के, और अगल बगल से भी नहीं जा सकते हैं उसके साइड से, क्योंकि उनके पास उतना फ्यूल नहीं रहता है। इसलिए वो सोचते हैं कि शायद उनको वापस पेरिस चले जाना चाहिए, लेकिन वो जो अपने घर ही जाना चाहते थे, वहीं पर ब्रेकफास्ट करना चाहते थे। इससे वो डिसाइड करते हैं कि वो जो है ये जो क्लाउड्स है इनके बीच से होकर जाएंगे। जैसे ही वो अपने एरोप्लेन को अंदर घुसाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका एरोप्लेन मानो एकदम से खो सा जाता है, एकदम उसी में उलझ सा जाता है। उनका जो कंपास है वो काम करना बंद कर देता है, वो यहाँ वहाँ पूरा राउंड राउंड घूमने लग जाता है। उसके बाद वो कुछ और इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी चेक करते हैं, यहाँ तक कि वो जो है रेडियो तक को चेक करते हैं, लेकिन रेडियो जो है उससे भी कोई आंसर उनको नहीं मिलता है, क्योंकि रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता है। अब वो सोचते हैं कि वो जो उस तूफान में खो से गए। तभी इनको एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है जिसके विंग्स में कोई भी लाइट नहीं थे, लेकिन ये देख पाते हैं कि वो एरोप्लेन भी इनके साथ उसी तूफान में जो है उड़ान भर रहा था। उसमें जो व्यक्ति बैठा था वो अपने हाथ को खड़ा करता है और जो है इशारा करता है कि फॉलो मी फॉलो मी। ये समझ जाते हैं कि उस व्यक्ति को पता है कि मैं खो चुका हूँ, इसलिए वो जो है मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो जो दूसरा एरोप्लेन होता है वो थोड़ा सा साइड में घूम करके इनसे आगे में उड़ने लग जाता है, ताकि ये जो है ईजिली उसे फॉलो कर सके। ये खुश थे कि चलो मुझे कोई तो मिला जो कि मेरी मदद कर रहा है, और ये भी एक अच्छे बच्चे की तरह जो है उसका पीछा करने लग गया। लगभग 1.5 घंटे बीत गए। वो एरोप्लेन अब भी वहीं पर था और वो लोग अभी भी क्लाउड्स में ही फंसे हुए थे। फिर ये सोचते हैं कि इनके पास जो है बहुत ही कम फ्यूल बचा है, जिससे कि वो शायद 5 या 10 मिनट और जो है फ्लाई कर पाएंगे। तभी अचानक से वो देखते हैं कि वो जो एरोप्लेन रहता है वो नीचे जाने लग जाता है, तो ये भी नीचे जाते हैं। तभी ये जो है देखते हैं कि यह जो है एकदम से क्लाउड से बाहर निकल आए थे। ये जो है बहुत खुश थे। फिर ये जो है
ब्लैक एरोप्लेन में बैठे अपने उस दोस्त को देखने के लिए जिसने इनकी मदद की थी, उसके लिए मुड़ते हैं वो। तो देखते हैं कि वो कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। वो चारों तरफ देख लेते हैं लेकिन ब्लैक एरोप्लेन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। वो चारों तरफ देखने की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं पर भी उनको जो है ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखाई पड़ता है। फिर वो जल्दी से लैंड करते हैं, अपने उस पुराने डकोटा एरोप्लेन को जो एकदम से छोड़ते हैं और वहाँ से जाते हैं कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में एक औरत बैठी हुई थी, उनसे जाकर ये कहते हैं कि मैं अपने एक दोस्त को ढूंढ रहा हूँ जो कि एक ब्लैक एरोप्लेन में था, जिसे मैं थैंक यू कह सकूँ। वो जो औरत रहती है वो एकदम स्ट्रेंजली इनको देखने लग जाती है और हंसती है। बोलती है दूसरा एरोप्लेन, फिर बोलती है कि इस तूफान में कोई दूसरा एरोप्लेन जो है उड़ा ही नहीं इस रात, सिर्फ एक आप ही थे जो कि हमें रेडार पर दिखाई दे पाए थे और कोई भी रेडार पर नहीं दिख रहा था। अब ये कंफ्यूज जाते हैं कि आखिर वो कौन था जिससे मेरी मदद की, वो भी बिना किसी रेडियो और कंपास के यूज़ के, क्योंकि वो तो जो है स्टॉर्म में काम ही नहीं कर रहा था। फिर वो सोचते हैं कि मेरे पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था लेकिन फिर उतना ही फ्यूल में मैं यहाँ पे पहुँच गया। इसके साथ साथ वो सोचते हैं कि आखिर कौन था वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में जो कि उस तूफान में उड़ रहा था, वही बिना किसी लाइट के। विंग्स पे लाइट होने के कुछ अलग अलग पर्पस होते हैं, जैसे कि पहला पर्पस होता है कि जो एरोप्लेन में लाइट्स होते हैं उनके विंग्स में, वो जो है हेल्प करता है कि अगर कोई दूसरे पायलट उड़ रहे हैं उनको पता लगाने के लिए कि हाँ एक दूसरा एरोप्लेन वहाँ पर है। तो ये था इस कहानी में। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेंज सा फीलिंग आता है सही में, क्योंकि आखिर वो एरोप्लेन कौन हो सकता है जो कि तूफान में भी सही रास्ता पता लगा लिया बिना किसी इक्विपमेंट के। तो यहाँ था ये सेकंड कहानी जो कि है द ब्लैक एरोप्लेन का। तो ये पूरा वीडियो होता है खत्म। आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।